नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रोजमर्रा की जिंदगी में हर दिन होती है कुछ ऐसी खबरें जिन पर ठहरना जरूरी होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारे मन को लगता है कि ये न्याय नहीं है। कई बार पीड़ितों को देखकर हमें लगता है कि इनके साथ न्याय तो होना ही चाहिए, लेकिन कभी किसी मंच से इनकी बात नहीं उठ पाती। कभी ढंग से इनके कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश नहीं होती। हमारा ये शो पीड़ितों की आवाज भी बुलंद करेगा और न्याय की लड़ाई में दलीलों और तर्कों की कसौटी पर हर मुद्दे को कसेगा भी। हम और आप जो सोचते हैं उसी को एक शक्ल देने की हमारी कोशिश है। हमारा ये शो लेकर रहेंगे न्याय। लेकर रहेंगे न्याय में आज बात होटल बुकिंग के नाम पर मिले धोखे की। अभिषेक बादल नाम के एक युवक ने ऑनलाइन होटल में कमरा बुक किया और पेमेंट भी कर दी गई, लेकिन तय तारीख पर होटल पहुंचने पर होटल ने बुकिंग होने से इनकार कर दिया। अतिरिक्त पैसे की मांग नहीं मानने पर अभिषेक और उनके परिवार को होटल से बाहर कर दिया गया। अभिषेक ने उपभोक्ता आयोग में अपील की, जिसके बाद आयोग ने अभिषेक के पक्ष में फैसला सुनाया। पहले आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे कि ऐसे मामलों में ग्राहकों के कानूनी अधिकार आखिर क्या हैं। ओयो ऐप से होटल बुकिंग पर मिला धोखा। ग्राहक को होटल के बाहर गुजारनी पड़ी रात। पीड़ित ने उपभोक्ता अदालत में लगाई गुहार। जिला उपभोक्ता अदालत ने दिया मुआवजे का आदेश। जिला उपभोक्ता आयोग ग्वालियर ने एक ओयो होटल और ओयो कंपनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने बुकिंग के बावजूद कमरा उपलब्ध नहीं कराने को उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना है। आयोग ने ओयो होटल सिल्वर पैलेस और ओयो कंपनी को बुकिंग अमाउंट, मानसिक क्षतिपूर्ति और कोर्ट खर्च मिलाकर 9,750 रुपए उपभोक्ता को लौटाने का आदेश दिया है। मामला अभिषेक बादल और उनके परिवार से जुड़ा है। उन्होंने 23-24 फरवरी 2024 के लिए ओयो ऐप के माध्यम से ओयो होटल सिल्वर पैलेस में एक कमरा बुक किया था और 750 रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया था। 24 फरवरी की रात जब वो होटल पहुंचे तो होटल प्रबंधन ने उनकी बुकिंग से इनकार कर दिया और एक्स्ट्रा पैसे की मांग की। अतिरिक्त भुगतान से मना करने पर होटल प्रबंधन ने परिवार समेत अभिषेक को होटल से बाहर निकाल दिया। शिकायतकर्ता ने आयोग को बताया कि परिवार के एक सदस्य की तबीयत खराब होने के बावजूद उन्हें पूरी रात ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं मिली, जिससे उन्हें गंभीर मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा। ओयो कंपनी ने अपनी दलील में कहा कि वो केवल एक बुकिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। चेक इन और कमरा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी होटल की होती है। हालांकि आयोग ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ओयो का भी ये दायित्व है कि उसके प्लेटफॉर्म से जुड़े होटल उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद उचित सुविधा उपलब्ध कराए। लेकर रहेंगे न्याय में हम जानेंगे कि किसी ग्राहक के साथ ऐसा होने की स्थिति में क्या है कानूनी अधिकार और क्या कहता है कानून। ग्वालियर से विनोद शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। तो मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ गौरव कुमार बंसल हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ निर्मला नायक हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट। आपका स्वागत है। अवधेश तोमर, उपभोक्ता मामलों के जानकार वकील हैं। आपका भी स्वागत है हमारे इस खास शो लेकर रहेंगे न्याय में। लेकिन शुरुआत में करूंगा गौरव कुमार सर आप ही के साथ। अगर कोई भी शख्स अगर ऑनलाइन होटल बुकिंग करता है किसी भी प्लेटफॉर्म से, तो फिर उसमें जो ग्राहक है उसके कानूनी अधिकार क्या हैं? कैसे इस पूरे प्रकरण को आप समझाएंगे और क्या इसमें कर सकता है अगर इस तरह की घटना उसके साथ घटती है तो? देखिए, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आया हुआ है। उसमें बहुत क्लियरली लिखा गया है कि किन किन मामलों में जो आम आदमी है या कंज्यूमर है वो किन किन मामलों में डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाके अपनी दरखास्त दे सकता है, कंप्लेंट कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सर्विस के मामलों में डेफिशिएंसी और डिफ़ॉल्ट। सर्विस के मामलों में डेफिशिएंसी अगर आ रही है तो वहाँ पे डेफिशिएंसी की अपनी एक डेफिनेशन दे रखी है। अगर वो फुलफिल होती है डेफिनेशन, तो आम आदमी
उसको 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि एक लिमिटेशन का भी क्लॉज होता है जिसमें कहा जाता है कि कब तक आप वो कंप्लेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आज की घटना है तो आज से लेके 2 साल तक के अंदर अंदर एक जनरल स्थिति में आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि अगर आप मान लीजिए 2 साल के अंदर अंदर नहीं कर पाए तो कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट कमीशन को भी ये हक दे रखा है, कंज्यूमर कमीशन को, कि वो उसको कंडोनेशन ऑफ डिले की एक एप्लीकेशन लगा के, थोड़ा सा ये आप ये कह सकते हैं कि कानूनन चीज़ है तो इसीलिए इस तरीके के वर्ड्स यूज करे जाते हैं, मगर क्या है कि एक एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और कहा सकता है कि लिमिटेशन को हमें, क्योंकि हमें टाइम लग गया थोड़ा सा आने में, तो इसको हमें दरकिनार करते हुए, जो देरी हुई है उसको दरकिनार करते हुए आप हमारी बात को सुने। तो अमूमन क्या होता है कि क्योंकि ये जो धारणा है इस एक्ट की, उसका नाम ही अगर आप देखेंगे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करना और जो डिफॉल्टर है उस पे कंपनसेशन लगाना, ये धारणा है इस एक्ट की। तो इस धारणा के अंतर्गत जाकर के एक वो कंप्लेंट लॉन्च करते हैं अपनी, उसके बाद कोर्ट को डायरेक्शन दी गई है कि वो दूसरी पार्टी को सुनेगी, ऑडी अल्ट्रम पार्टम की एक प्रिंसिपल होता है कि दूसरे को सुन के फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग अपना वो न्याय देती है। ठीक है, अविदेश तोमर है हमारे साथ, उपभोक्ता मामलों के जानकार वकील हैं। अविदेश जी, किसी भी होटल ऑनलाइन बुकिंग साइट की ये कैसी दलील हुई कि साहब हमारी जिम्मेदारी तो होटल उपलब्ध कराना है, होटल में कमरा, चेक इन, ये सब जहां पर होटल है और वहां की मैनेजर की और ग्राहक की जिम्मेवारी है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं उसमें जो उपभोक्ता है उसकी जवाबदारी तय की गई है, और अगर कंज्यूमर के साथ अगर कोई चीटिंग होती है, अगर कोई धोखाधड़ी होती है, तो कंज्यूमर को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होटल की रहती है। ओयो के माध्यम से जो रूम बुक कराते हैं, क्योंकि कंज्यूमर सोशल साइड है जिसके माध्यम से रूम बुक कराते हैं, आसानी से रूम मिल जाता है, तो मैं मानता हूँ पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। उनको ये देखना चाहिए कि जिस होटल में मैंने कंज्यूमर के लिए रूम बुक कराया है, क्या वो कंज्यूमर सुरक्षित है, क्या वो तरीके से उसका पेमेंट वगैरह जो भुगतान वगैरह ले रहे हैं वो सही तरीके से ले रहे हैं, अन्यथा नहीं। अगर होटल के द्वारा कंज्यूमर के साथ कोई धोखाधड़ी या चीटिंग की जाती है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्पष्ट प्रावधान है कि कंज्यूमर अपनी शिकायत कंज्यूमर फोरम में ले जा सकता है, जो उचित मंच है और जहां पर उस मामले की सुनवाई की जा सकती है। और बिल्कुल देखिए, जिस पूरे मामले में सर जो देखने को मिला गौरव सर कि उसकी तबीयत खराब हो गई, जो उपभोक्ता था उसको चेक इन नहीं करने दिया गया, उससे जो बुकिंग अमाउंट था उसको बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन उसने जब बात नहीं मानी तो काफ़ी परेशानी का सामना उसे करना पड़ा। लेकिन जब वो उपभोक्ता फोरम में गया तो उसे वहां से न्याय मिला और हर्जाना होटल को देना पड़ा, होटल मालिक को देना पड़ा। ऐसी स्थिति में मान के चलो मैंने भोपाल में कोई होटल बुक किया 3,000 रुपये में, किसी भी ऑनलाइन साइट से ऑनलाइन बुक करता हूं मैं 3,000 रुपये में। जब मैं चेकिंग करने के लिए जाता हूं, अगर मैं दिल्ली से भोपाल जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता ना होटल भोपाल में कहाँ होगा या कहाँ कौन सा होटल बेस्ट है। मैं तो ऑनलाइन देख के, उसकी रेटिंग देख के, उसके रिव्यूज देख के जाऊंगा। किसी भी दूसरे शहर में जा रहा हूं, भोपाल जा रहा हूं, तो अब मैंने होटल बुक कर दिया, मैं वहां गया और पता चला कि वहां पर स्थिति ये है कि चेक इन करने नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि आपने 3,000 में बुक किया है तो 3,500 रुपए आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। इस परिस्थिति में उपभोक्ता को क्या करना चाहिए ऑन द स्पॉट, कैसे इस सिचुएशन को डील किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो ये डेफिनेटली एक डेफिशिएंसी इन सर्विस का क्लॉज है। हाँ। तो ये आता ही आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग। अभी रिसेंटली एक घटना हुई थी जिसके बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। जस्टिस नागरत्ना ने भी बहुत क्लियरली कहा कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बेसिकली जब उसका जो बुकिंग था वो एक्सेप्ट हो गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और वो कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया तो उसके बाद जो जिस दोनों पार्टी क्या कह सकते हैं, दोनों ही पार्टियों की जवाबदेही तय हो जाती है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की अपनी एक कह सकते हैं कि जिसे इस तरीके से कह सकते हैं कि एक अपनी एक लाज है और उसको वो रखनी पड़ेगी। तो कभी भी इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो कोई भी पार्टी उस टाइम पे जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो पहली बात तो कंज्यूमर ने तो पहले ही पैसे दे दिए। अगर वो कंज्यूमर पैसे देने से मना कर दे कि साहब नहीं तो उसकी तरफ पे लायबिलिटी आ जाती है कि भैया आपने जब सर्विस अवेल करी है तो फिर क्यों आप पैसे को नहीं दे रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज आती है कि जब एक बार पैसे ले लिए और बुकिंग हो गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जब दोनों चीजों में कंसिडरेशन हो गया और एक्सेप्टेंस हो गई उस कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट हो गया है। तो बाइंडिंग प्रेसिडेंट के नाम पे कोई भी पार्टी उससे अलग नहीं जा सकती, और इस केस में सीधा सीधा यही हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा केस था जहां पे दिखाया गया कि किस तरीके से एक आम आदमी अपना हक रख सकता है। और मैं ये चाहूंगा भी आपके टीवी के माध्यम से, क्योंकि ये जो चीजें हैं वे बहुत
अक्सर बहुत लोगों तक होती हैं। कई लोग लड़ते हैं न्याय के नाम पे और कई लोग नहीं भी लड़ते हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहूँगा कि इस तरीके की जो आपकी पहल है, ये जो मिलकर रहेगा न्याय, इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से किसी भी सूरत में लोग ऐसी चीज़ों पे गिव अप ना करें, इस चीज़ों को डिस्ट्रिक्ट फोरम तक लग जाए। अच्छी बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि आप वकील ही करें कंज्यूमर कोर्ट केसेस में, आप अपने आप भी आर्ग्यू कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक प्रावधान जो रखे गए इस तरीके से रखे गए हैं कि यहाँ पे लोगों की बात सुनी जाए। तो इसमें टेक्निकलिटीज ऑफ लॉ को भी इन्वॉल्व नहीं करा गया है। सीपीसी जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं वो नहीं लगती है यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हर आदमी, आपके माध्यम से फिर मैं इस बात को कहूँगा कि हर आदमी जिसके साथ डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है या जो वो सामान लेता है उसमें डिफॉल्ट होता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो जरूर कंज्यूमर कोर्ट जाए, अपनी बात कहे और न्याय लेके रहे। बिल्कुल, उन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे, लेकिन ग्वालियर से हमारे सहयोगी विनोद हमें ज्वाइन कर रहे हैं उस वक्त ग्वालियर से। विनोद से जानते हैं पूरा मामला क्या है। विनोद, आखिरकार क्या हुआ था उस शख्स के साथ जब उसने ऑनलाइन होटल बुक किया और होटल में जाने के बाद जब उसे चेकिंग करने से मना किया गया, एक्स्ट्रा रकम मांगी गई, तो पूरा वाकया क्या था, पूरा घटनाक्रम क्या था, एक बार चाहेंगे आके आप बताएं। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, एक अभिषेक बादल और उनके परिवार से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें अभिषेक बादल ने ग्वालियर के होटल सिल्वर पैलेस में ओए कंपनी के जरिए रूम बुक कराया था और ये रूम उन्होंने 23-24 फरवरी 2024 के समय बुक कराया था। रूम बुक कराने के बाद अभिषेक बादल और उनका परिवार जब होटल में 24 फरवरी को ठहरने गया तो होटल वाले ने ये कहकर रूम देने से इनकार कर दिया कि अब रूम नहीं है और आपको शेष भुगतान करना होगा। चूँकि देखिए, ये सीधा सीधा उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें होटल देना कंपनी के लिए ज़रूरी था। चूँकि परिवार उनके साथ था, तो जब कमरा नहीं दिया गया तो उनका परिवार इससे काफ़ी पीड़ित हुआ, उनको पीड़ा हुई और उनके साथ जो लोग थे उनमें से एक की तबीयत भी ख़राब हो गई। तो इस सारी चीज़ों को लेके जब उन्हें न्याय नहीं मिला और होटल उनसे बाकी की रकम मांगने लगा, तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में अपील की और इस पूरा मामला उसके समक्ष रखा, जिसके बाद उपभोक्ता फोरम ने इसकी सुनवाई लगातार चलती रही और अब पीड़ित का ये कहना है कि सुनवाई तो चलती रही और भले ही उपभोक्ता फोरम ने इसमें निर्देश दे दिए हों उनकी राशि और क्षतिपूर्ति के साथ वापस करने की, लेकिन उन्हें इस तरह का न्याय नहीं मिला जैसी उम्मीद की जा रही थी। क्योंकि रात भर अगर एक परिवार इस तरह की पीड़ा झेलता रहेगा और उसे सिर्फ 9,750 रुपये, जिसमें आधा ओयो के जरिए और आधा होटल के जरिए भुगतान किया जाएगा, तो सोचिए वो कहाँ कहाँ चक्कर लगाएंगी, किसके खाते में चेक आएगा, कब चेक मिलेगा। इन सारी चीज़ों को लेकर पीड़ित का ये मानना है कि उसे अभी तक इस तरह का जो न्याय नहीं मिला जिसकी उम्मीद की जा रही थी। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, तमाम सारी जानकारी के लिए। विनोद ने पूरे घटनाक्रम को समझाया कि दरअसल हुआ क्या था, लेकिन सवाल ये बन जाता है। निर्मला नायक हैं हमारे साथ, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट की। निर्मला जी, स्वागत है आपका। निर्मला जी, ये तो रही बात कि साहब उपभोक्ता फोरम में हम जाएंगे, उस पर कार्रवाई की जाएगी, हर्जाना देगा, लेकिन इस चीज़ में वक्त लगता है, लेट लतीफ़ी होती है। हालांकि न्याय मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन ऑन द स्पॉट अगर कोई उपभोक्ता है तो उसको कैसे डील करे इस सिचुएशन से। जब मैं किसी होटल में चेकिंग करने गया हूं और मुझे बोल दिया क्या कि साहब नहीं, 5,000 में होटल बुक किया था, यहाँ तो 8,000 किराया है, ऑनलाइन वालों से बात करो, यहाँ तो 8,000 में रूम बुक होगा, तो मैं 3,000 रुपये मेरे पास नहीं है, कहाँ से लाऊंगा मैं। उस वक्त में वहाँ के जो होटल मैनेजर है, वहाँ का जो स्टाफ है, जो काउंटर पर शख्स बैठा हुआ है, रिसेप्शन है, उससे कैसे डील करूंगा, क्या मैं उसे बोलूंगा? निर्मला जी। नहीं, ये जो घटना है, ये केवल उपभोक्ता फोरम से और कुछ मॉनेटरी बेनिफिट का या मॉनेटरी पेमेंट का मामला नहीं है। ये जो ऑफेंस, इसको मैं ऑफेंस कहूंगी, ये ऑफेंस अगेंस्ट सोसाइटी है। ये एक परिवार के साथ नहीं हुआ है, कई परिवारों के साथ होता रहता है। चूंकि लोगों को कानून का ज्ञान नहीं है कि उनके पास क्या अधिकार है, वो कहाँ जा सकते हैं, या वो बाहरी व्यक्ति होते हैं तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है या लोकल अधिकारी है उनके शरण में नहीं जा सकते या नहीं जा पाते हैं जानकारी के अभाव में। तो इसमें ये मामला सोसाइटी के अगेंस्ट है, इन लोगों को सबक भी मिलना चाहिए और ये मिसकमिटमेंट का भी मामला बनता है, मिसबिहेवियर का भी मामला बनता है।
इसमें क्रिमिनल मैटर भी इनके अगेंस्ट फाइल होना चाहिए। जब 1 या 2 ओयो और होटल्स के ऊपर कार्रवाई होगी, तब जाकर के ग्राहकों के साथ में एक व्यवस्थित और बैलेंस कानून बन के माध्यम से उनको कुछ लाभ मिलेगा। लेकिन बिल्कुल आपने कहा कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन और इसको लेकर गौरव सर से समझते हैं कि गौरव जी, इसमें और कठोरतम सजा का प्रावधान कितना है, ताकि जो ऑनलाइन कंपनियां जो होटल प्रोवाइड करा रही हैं अलग अलग जगह, जो थर्ड पार्टियां हैं या जो होटल प्रबंधक हैं, होटल के मालिकान हैं, उन तक ये संदेश जा सके कि अगर वो किसी और कस्टमर के साथ, किसी और उपभोक्ता के साथ इस तरह की करतूत करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉड करने का कोशिश करते हैं, तो वो सतर्क हो जाएं टीवी देख के कि ऐसा नहीं करना है साहब। क्या क्या हो सकता है देखिए उनके खिलाफ? इसमें एक और चीज़ मैं जोड़ूंगा। हाँ। जैसे अभी आपके जो रिपोर्टर साहब थे उन्होंने बताया कि अभी जो परिवार, जो पेटिशनर, जो कंप्लेनेंट थे, वो गए तो उन्हें तरीके से न्याय नहीं मिला, जो वो चाहते तो नहीं मिला। तो वो इसके लिए 2 काम कर सकते हैं। जो रिवीजन भी है स्टेट कमीशन में, और साथ में उसकी अपील भी कर सकते हैं स्टेट कमीशन में। तो रिवीजन के कुछ ग्राउंड्स हैं कि यहाँ पे इस चीज़ को लेके रिवीजन करी जा सकती है। तो कोर्ट में जाके, रिवीजन के कोर्ट में जो स्टेट कमीशन होता है वहाँ पे जाके कह सकते हैं कि साहब ये चीज़ें अनदेखी हुई, और अगर लगता है कि साहब ये चीज़ नहीं, रिवीजन की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो फिर वो अपील कर सकते हैं स्टेट कमीशन में जाके, और वहाँ पर ये कह सकते हैं कि साहब हमने जो मांगा था वो हमें जो कह सकते हैं कंपनसेशन था वो हमें इतना नहीं, इतना चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे जो उनके साथ अगर बच्चे थे तो उनका तर्क देके, और बड़े बूढ़े थे तो उनका तर्क देके ये कह सकते हैं इन चीज़ों को कि हमें पूर्णतः न्याय नहीं मिला है, और इसके लिए वो अपील में जाके उसको ऑर्डर को अपील कर सकते हैं। और अगर स्टेट कमीशन में भी नहीं हो सकते तो फिर वो नेशनल कमीशन जा सकते हैं, और नेशनल कमीशन से भी नहीं होता तो फिर आपकी एसएलपी पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अवधेश तोमर जी, अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर फोरम से या उसके किसी भी अलग अलग जो चरण जो सर ने बताए सिलसिलेवार तरीके से वहां से संतुष्ट नहीं है, तो वो कोर्ट जाएगा, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा, कितना वक्त लगेगा न्याय में? अवधेश तोमर। ठीक है, अवधेश जी को मेरी आवाज शायद नहीं मिल रही है। निर्मला जी हमारे साथ। निर्मला जी, वही सवाल आपसे। जी, देखिए, जैसा अभी हमारे अधिवक्ता जी ने बताया कि उनको स्टेट फोरम जाना चाहिए, नेशनल फोरम जाना चाहिए, एसएलपी पे जाना चाहिए, इट्स ओके। ये तो हो गया इनका मॉनिटरी का। मेंटल पेन का भी इनको मिलना चाहिए था, जो इन्होंने परेशानी झेली है। अगर अपन क्रिमिनल केस की बात करें, तो अगर इनको ज्ञान होता तो ये कंसर्न एसडीएम के पास जा सकते हैं, क्योंकि एसडीएम के पास ये पावर होते हैं कि वो संबंधित किसी भी उस ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसमें डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। इसके अलावा अगर अपन क्रिमिनल केस का कहें, तो अगर पुलिस स्टेशन चीटिंग, फ्रॉड या मेंटल पेन या फियर के अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट के यहाँ भी जा सकते हैं। इसके अलावा वो कंप्लेंट केस में भी जा सकते हैं। हाँ, न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करेंगे तो समय तो लगेगा, पर ऐसा नहीं है कि ये आज बैठ जाएंगे कि कल समय लगे। अगर ये नहीं जाएंगे तो कल 4 लोगों के साथ ये घटना पुनः होगी। तो सबक सिखाने के लिए इनको एक्शन तो लेना चाहिए। जो मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ है उसका भी उनको एक अमाउंट है वो देना चाहिए। इसके साथ साथ सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसमें सजा का प्रावधान भी है क्या, होटल मालिक के खिलाफ या जो थर्ड पार्टी जो ऑनलाइन वेबसाइट है उसके खिलाफ, या फिर मैनेजर के खिलाफ, स्टाफ के खिलाफ, अगर कोई इस तरह की बदसलूकी करता है तो? फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। जी, तो सर इसमें पेक्यूनरी जुडिक्शन की बात आती है कि यहाँ पे जो केसेस होते हैं वो पेक्यूनरी से रिलेटेड है। तो आप अगर आईपीसी जाएंगे, जो भारतीय दंड इस टाइम पे संहिता है, तो उसमें तो आपको बीएनएस जो है उसमें तो आपको न्याय, उसमें आपको जेल और इन सब से रिलेटेड जो ऑफेंस है उसमें मिल जाएगा। मगर यहाँ पर जो है सिविल लाइबिलिटी तय करता है। इस तरीके केसेस में हम जो जाते हैं वो आप, और जो ये 5 लाख का अगर इन्हें मुआवजा मिला है तो इन्होंने उसमें मेंटल एगोनी डेफिनेटली डाला होगा। तो अगर आप इनकी एप्लीकेशन देखें, जितना मेरा अभी तक का एक तजुर्बा रहा है, तो उसमें डेफिनेटली वो मेंटल एगोनी का एक केस डाला होगा कि हमारा इसमें मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो जो ये इन्हें कंपनसेशन मिला है वो उसमें मानसिक प्रताड़ना को भी कोर्ट ने कंसीडर करा होगा, जितनी मेरी समझ है। क्योंकि कोई भी जब एप्लीकेशन बनती है, चाहे वो वकील बनाए या आम आदमी अगर बनाते हैं, तो उसमें जरूर लिखते हैं कि हमें मानसिक प्रताड़ना हुई है। तो और जिस तरीके से इनके पूरे परिवार को बाहर रहना पड़ा, तो डेफिनेटली मानसिक प्रताड़ना का एक उन्होंने क्लॉज डाला होगा, और
और एप्लीकेशन में भी ये डाला होगा। और इस चीज़ को अगर आप जजमेंट देखेंगे तो उसमें मेंटल जो पीस इनका डिस्टर्ब हुआ है उसको कंसीडर करते हुए ही इतना अमाउंट दिया गया होगा। ठीक है, अवधेश तोमर जी, विद्यार्थी जीवन के बारे में हम सब ने सुना है, हम सब ने जिया है, अनुभव किया है। बड़ा कठिन होता है, एक फिक्स अमाउंट घर से मिलता है साहब कि आप बाहर पढ़ाई करने जा रहे हैं तो इतना अमाउंट ले जाइए, इसी में आपको पूरा महीना गुजारना है। आप किसी कंपटीशन एग्जाम की परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे हैं तो साहब इतना पैसा मिला है माँ बाप से, इसी में आपको सर्वाइव करना है। किसी का बाहर सेंटर पड़ा है किसी दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहर में, वो कंपटीशन की परीक्षा देने के लिए, उस एग्जाम को देने के लिए जा रहा है, अपने जीवन की कड़ी मेहनत का उसका दिन है, उस दिन परीक्षा का, और उस परीक्षा की घड़ी में अगर होटल इस तरह से अगर नानुकुर कर दें वहां जाके तो उसकी रात खराब हुई, उसका मेंटल पीस खराब हुआ और उसका एग्जाम खराब हुआ। यह बात सही है कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं मानता हूं, मगर कानून में भी कई तरह के अलग अलग प्रावधान है। सपोज मानो हमारे मित्र ने आईपीसी की बात की, ये बात सही है कि अगर होटल में इस प्रकार से कोई कृत्य करता है तो मानता हूं पुलिस को कंप्लेंट भी की जा सकती है, मगर अमूमन क्या रहता है, पुलिस ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं करती, क्योंकि पुलिस का मानना रहता है कि सिविल नेचर का मामला है, आप कंज्यूमर फोरम में जाएं, कंज्यूमर एक्ट के तहत जाएं, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर को परेशानी का सामना करना पड़ता है, मैं मानता हूं। मगर चूंकि कानून में हर किसी व्यक्ति के राइट्स बनाए कि उसको कहाँ दिक्कत आए, किस कानून में कहाँ जाना चाहिए। मानता हूं अगर कंज्यूमर फोरम ने जैसे आदेश किया कि उनको 9,000 रुपए दिए जाएं, 10,000 दिए जाए, उन्होंने क्लेम 5 लाख का किया, 6 लाख का, राज्य उपभोक्ता फोरम जो स्टेट की रहती है वहां उसकी अपील करें, अपील में आदेश, तो अगर अपील में भी सपोज मानो उनके फेवर में आदेश नहीं आता, उसके बाद हाईकोर्ट में WP फाइल अगर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट जाए। मानता हूं कि लिटिगेशन ज्यादा बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, और इसके पीछे सबसे बड़ी दिक्कत है जो होटल वाले हैं या अन्य लोग हैं, ये बात। निर्मला जी, जो सिचुएशन मैंने बताई अभी, जो मैंने सिचुएशन अवधेश तोमर जी को बताई, एक विद्यार्थी वाली, एक छात्र वाली, तो परीक्षा देने जाता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो क्या इसमें जब एक मामला कंज्यूमर फोरम में जाता है या किसी न्यायालय में जाता है तो किस तरह का प्रावधान इसमें है और क्या कुछ उचित करना चाहिए उस छात्र के लिए? निर्मला जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। देखिए, मेरा ये कहना है कि फोरम में जाने के बाद में हमको जो मिला, ये मैटर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी है। इसके अलावा छात्र जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं कि उपभोक्ता फोरम का एक मंत्र है, ग्राहक सावधान। तो ये अवेयरनेस भी होना चाहिए कि इनके पास राइट क्या है, मतलब ये मंत्र ही है कि ग्राहक सावधान। तो ये जो बच्चे बाहर जाते हैं, इनको सतर्क रहना चाहिए, इनके क्या अधिकार है इनको जानना चाहिए, और खास तौर से जो यंग बच्चे हैं, इनके साथ में जो घटनाएं हो रही हैं निश्चित रूप से अनफॉर्चुनेट है, नहीं होना चाहिए, परंतु इनको भी अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होना चाहिए। जो फोरम का फॉर्मूला है, ग्राहक सावधान। ठीक है, बिल्कुल। और इस पूरे मामले में काफ़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही कि जो छात्र हैं उनको भी इस पूरी चीज़ से अवगत रहना चाहिए। लेकिन गौरव सर, हम देखते हैं कि इस तरह के मामलों को क्या पुलिस स्टेशन तक घसीटा जा सकता है, पुलिस को इन्वॉल्व किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे, क्या प्रावधान है, क्या क्लॉजेस हैं? देखिए, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को अपना बना के रखना, तो डेफिनेटली आप पुलिस को कंप्लेंट आप 100 नंबर पे आप पुलिस बुला सकते हैं। हाँ। मगर आप समझिए ये सिविल लाइबिलिटी का कंसेप्ट है, यहाँ पे ये थोड़ा सा सिविल एंटरटेन नहीं करेगी आप। पुलिस कर भी सकती है और नहीं भी, डिपेंड्स अपॉन पुलिस। हाँ। मगर आप ये चाहें कि पुलिस ही निपटा दे तो पुलिस भी ये कह सकती है, जो अगर अधिकारी कानूनन उसको थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो कहेगा कि भाई ये जो आपका मसला है ये सिविल नेचर का है। एक खुद के साथ हुई घटना का जिक्र करता हूं। मैं अभी किसी दूसरे शहर में था कुछ महीने पहले, और वो काफी बड़ा शहर है, किसी प्रदेश की कैपिटल है। मैंने वहां एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के जरिए एक रेस्टोरेंट में टेबल बुक की, क्योंकि मुझे उस शहर के बारे में जानकारी नहीं थी। अमूमन हम किसी भी अनजान शहर में जाते हैं, आपको नहीं पता होता कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है, कहाँ क्या अच्छा मिलेगा। रेटिंग्स देख के मैंने टेबल बुक की। जब मैं वहां गया तो आप चौंक जाएंगे वो हालात क्या थे। वहां खंडर था, कुछ नहीं था। वहां होटल रेस्टोरेंट के नाम पर कुछ नहीं था, यकीन मानिए, कूड़े का ढेर पड़ा हुआ था, और होटल काफी वर्षों पहले वहां से बुलडोजर से साफ हो गया था। इस परिस्थिति में क्या करेंगे? देखिए, ये तो फिर अपनी, जैसे आपने कहा कि ये तो धोखाधड़ी भी है, ठीक है। अगर था ही नहीं होटल तो वो एक्सेप्ट कैसे हो गया? पहली बात तो जो और एक्सेप्ट हुआ, पेमेंट बाकायदा टेबल बुक करने का जो कटता है वो कटा।
तो इसमें तो डेफिनेटली एक कंज्यूमर कोर्ट तो आप जाएंगे ही जाएंगे। और इसके अलावा कायदे में देखा जाए तो ये एक धोखाधड़ी भी है, क्योंकि आपका पैसा लिया गया है। ठीक है, तो आप अगर आप जो भारतीय दंड संहिता है उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन, देखिए कानून में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, वो ये है कि आप उसकी डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अपने, कभी लोग आमतौर पे लोग कहते हैं वो 420 कर रहा है, तो आम आदमी के समझ में जो 420 है वो कानूनन 420 है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी है। और उस डेफिनेशन में कुछ असेंशियल्स होते हैं, तो अगर वो फुलफिल हो रहे हैं तभी फिर वो कानूनन 420 होगी। आम आदमी के दिमाग में जो 420 की धारणा है वो हो सकता है कानूनन में ना हो 420 की धारणा। तो अगर किसी भी, और इसीलिए कहा जाता है कि भाई जो वकील है वो थोड़ा इन चीजों को थोड़ा ज्यादा समझता है, मगर हाँ पॉइंट ये है कि एक आम आदमी भी उस कानून को, देखिए दर्शकों सुना, अपने आप सावधान हो जाइए, समझदार बन जाइए, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं वो आपके साथ भी हो सकती हैं। अगर ऐसा घटना होती है तो फिर आपको भी कंज्यूमर फोरम जाना चाहिए और अपने न्याय के लिए आवाज को बुलंद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका गौरव जी, हमारे साथ निर्मला जी थी, आपका शुक्रिया। और अवधेश तोमर, उपभोक्ता मामलों के जानकार के वकील, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश लेकर रहेंगे न्याय में, इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।